हेलो माय डियर फेलर्स। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा कि परिभाषा की शरीर। तो परिभाषा शरीर में हमने 7 परिभाषाएं तो देख ली थी। तो आज हम लास्ट की जो एक परिभाषा है 8वीं, तो वो देखेंगे लसिका। और जो एक टॉपिक है छोटा सा एकदम, षडंग शरीर, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू षडंग शरीर। चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम जाएंगे लसिका कहाँ गई। ओके। लसिका। तो लसिका की परिभाषा आयुर्वेद में ऐसे दी गई है कि आयुर्वेदीय संहिता में रस धातु को ही लसिका के रूप में परिभाषित किया है, क्योंकि आधुनिक क्रिया शरीर में जिस पोषक द्रव्य को लिम्फ कहा गया है वही आयुर्वेद में रस धातु कहा जाता है। मतलब कि इसे सीधा हम बोल सकते हैं कि रस धातु और जो लिम्फ है, मतलब लसिका यानी मॉडर्न से रिलेटेड करेंगे तो लिम्फ, तो लसिका और जो रस धातु है उसमें पूरी सिमिलरिटी है। तो जैसी लसिका है वैसी ही रस धातु है। तो ऐसे उसको रिलेट करके बताया गया है कि आयुर्वेद संहिता में रस धातु को ही लसिका के रूप में परिभाषित किया गया है, क्योंकि आधुनिक क्रिया शरीर में जिस पोषक द्रव्य को लिम्फ कहा गया है वही आयुर्वेद में रस धातु कहा जाता है। तो इससे हम मॉडर्न कोरिलेशन देखेंगे लसिका का। तो वो है कि आधुनिक में प्लाज्मा, मतलब कि टिश्यू फ्लूइड जो कि हमारे पूरे बॉडी में होता है, तथा लसिका लिम्फ आयुर्वेद में, मतलब इसे आधुनिक में हम कहेंगे प्लाज्मा टिश्यू फ्लूइड, और वही हम लसिका कहेंगे आयुर्वेद में जो है लिम्फ। तो रस धातु के साथ सामंजस्य रखते हैं, क्योंकि मतलब रस धातु और लसिका एक दूसरे के साथ बहुत सामंजस्य रखते हैं, मतलब कि समान गुण उनमें ज़्यादा है। रस धातु भी लसिका के समान शरीर का पोषण तथा आदुपात जन्म मलों का निहंत्रोग कार्य करता है। मतलब कि जो भी वेस्ट है उसे आउट करने का, मतलब कि जो लिम्फ में वेस्ट है उसे जन्म से लेके मृत्यु तक जो बाहर निकालने का काम करता है वो लिम्फ करता है। उसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लिम्फ। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है लिम्फ की? द टिश्यू फ्लूइड फ्लोइंग इन द लिम्फेटिक कॉल्ड लिम्फ। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम होगा, हाँ ज़रूर सिस्टम। तो जो द टिश्यू फ्लोइंग फ्लूइड इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। मतलब कि जो भी फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में घूम रहा है उसे हम लिम्फ कहेंगे। तो इससे और एक टॉपिक है जो मैं थोड़ी देर में बता ही रहा हूँ। तो ये इस पे से जो है एक मैंने बैक ईयर क्वेश्चन निकाला है CCISM के द्वारा जो पूछा गया था। तो वो है स्नायु धमनी शिरा एवं लसिका का आधुनिक तथा आयुर्वेदिक स्वरूप में वर्णन करे। तो ये था 15 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते हैं कि CCISM के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर था, जो क्वेश्चन पैटर्न था वो अलग था, और एज पर NCISM पैटर्न अलग हो गया। तो उन्हें 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमें तो 15 मार्क्स का है नहीं, तो 10 मार्क्स का है। तो 15 मार्क्स में उन्होंने ऐसा पूछा था कि, और उन्होंने कैसे पूछा था, आयुर्वेद और जो आधुनिक है उन दोनों का कंपैरिजन करके पेपर में लिखना था। तो उसके 15 नंबर थे, यानी कि कितने हो गए कि 5 है ना, 1 2 3 4, नहीं 4 ही है। तो 4 का आधुनिक के साथ करके, आधुनिक और आयुर्वेद के साथ संबंध करके पेपर में लिखना था। तो और मैंने मेरे सीनियर्स से पूछ के और टीचर से पूछ के क्वेश्चन लिया है कि शरीर के मर्म स्थान स्पष्ट करते हुए लसिका को आधुनिक के साथ स्पष्ट करें। मतलब कि शरीर के मर्म स्थान, मतलब कि जो वाइटल ऑर्गन्स या फिर वाइटल स्पॉट्स है उनको स्पष्ट करते हुए लसिका को आधुनिक के साथ वर्णन करें, मतलब आधुनिक के साथ उसको स्पष्ट करना है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे भेद तालिका। मतलब कि रसायनी और लसिका में भेद क्या है ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके जस्ट इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए ये बता रहा हूँ। तो तो अभी हम पढ़ेंगे भेद तालिका। तो भेद तालिका में हम पढ़ेंगे कि रसायनी और लसिका में भेद। तो रसायनी में भेद ऐसा है कि रस का वहन करती है, रसायनी रस का वहन करती है, और वही लसिका द्रवांश का वहन करती है। रसायनी सर्व शरीर अवयव में व्याप्त, मतलब प्रेजेंट होती है, और लसिका बस त्वचा और मांस में प्रेजेंट होती है। रसायनी जो है वो प्रधान रस की वाहक है, और जो लसिका है वो रस की उपधातु है। मतलब जो है कि वो रस की उपधातु, एक होती है धातु एक होती है उपधातु।
उसके बाद में आधुनिकों ने इसे प्लाज्मा बताया है, मतलब जो रसायनी है उसे प्लाज्मा बोलेंगे और जो लसिका है उसे हम सीरम या फिर प्लाज्मा बोलेंगे। तो नीचे आ जाते हैं हम क्लिनिकल एनाटॉमी में। तो क्लिनिकल एनाटॉमी ऐसी है इसकी कि डिजीज़ के नेम है लिम्फेजियनिस एंड लिम्फोडिनेटिस। तो इसमें क्या होता है कि while filtration process of lymph in lymph nodes, all the foreign and material are filled off by the phagocytic activity by micropharyngeal cells. Those debris become infiltrated and become lymphogenetics. तो ये छोड़ो, मैं आपको सीधा एक अपने सिंपल से लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो भी सेल्स है जो कि हमारे बॉडी के लिम्फ सिस्टम में डेथ हो रहे, तो उनको तो हमें सबको मालूम है, सबने नीट निकाला है तो सबको मालूम है कि ग्रेवयार्ड कौन सा है सेल्स का, डेथ सेल्स का मतलब डिब्रीज का, तो स्प्लीन। तो स्प्लीन तक ले जाने के लिए कोई तो एक मीडियम चाहिए ना, तो वो मीडियम कौन सा है, तो लिम्फ का है। तो ये जो सेल जो डेथ सेल्स है इसे स्प्लीन तक ले जाने का काम करता है लिम्फ। और वही अगर समझिए, अगर लिम्फ का वर्किंग स्टॉप हुआ या फिर उनमें कुछ डिफेक्ट आ गया, तो उसमें से क्या होगा कि जो डेब्रीज है सेल्स की, माइक्रोफेरेजिक सेल्स की, तो वो क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी कहीं पे, और वहाँ पे क्या होगा, फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा उस पार्ट में। और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा कि हमारा जो फ्लो है, जो लिम्फेटिक फ्लो है, वो फॉल हो जाएगा, मतलब कि फेल हो जाएगा, वहाँ पे फ्लो बंद हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा, बिकम लिम्फेजेनेटिस। तो लिम्फेजेनेटिस ये एक क्या बोलते हैं उसे हम, एक डिजीज़ है जो कि लिम्फ सिस्टम नॉट प्रॉपर वर्किंग की वजह से होता है। लसिका तो हो गया, उसके बाद में हम आ जाते षडंग शरीर में। तो षडंग शरीर हम चालू करते हैं। तो षडंग शरीर यानी आपको कुछ याद आ रहा है षडंग से? षडंग यानी 6 मतलब शरीर। तो इसका आप ऐसा ना मीनिंग ले कि षडंग शरीर मतलब 6 प्रकार के शरीर, तो ऐसा नहीं है। मतलब कि शरीर की षडंगता मतलब 6 अंग, मतलब कि शरीर को कितने अंगों में विभाजित किया गया है उसे हम कहेंगे षडंग शरीर। तो सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य चरक जी के अनुसार। आचार्य चरक जी के अनुसार उन्होंने कहा गया है कि एक छोटा सा श्लोक है, वो याद करना पड़ेगा। तत्राय शरीरस्य अंगविभाग तद्यथा द्वे बाहु द्वे साथिनी शिरोग्रीव अंतरादि इति षड अंगम। तो इसका अर्थ ऐसा है कि जो हमारा शरीर है उसे हम 6 अंगों में विभाजित करते। तो वो कैसे, तो द्वे बाहु मतलब कि 2 अपर लिम्ब में, मतलब कि 2 हाथों में। उसके बाद में द्वे साखिथिनी मतलब कि 2 पैरों में, मतलब लोअर लिम्ब में। एक हो गया शिर और ग्रीवा में, शिर और ग्रीवा यानी कि क्या, हेड और नेक में। और अंतरादि मतलब क्या कि ट्रंक, वो हो गया थोरैक्स और एब्डोमेन में, वो वहाँ पे हो गया एक। तो ऐसे 2 अपर लिम्ब में, 2 लोअर लिम्ब में, एक हेड एंड नेक में और एक हो गया ट्रंक में। तो ऐसे टोटल 6 बताए। तो आचार्य चरक जी ने शरीर को 6 अंगों में बताया है। उसके बाद में हम देखेंगे सुश्रुत जी के अनुसार। तो आचार्य सुश्रुत जी ने यह कहा है कि तच्च षडंगम शाखा चतस्रो मध्यम पंचम षष्ठी शीर इति। तो इस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि शाखा स्त्रो मतलब कि अपर एंड लोअर लिम्ब में 4, उसके बाद में मध्यम पंचम मतलब कि 5वां जो है वो है ट्रंक यानी मैंने जैसे बताया था आपको, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन। वहीं पे षष्ठ शीर इति, षष्ठ मतलब कि 6वां, लास्ट कौन सा है, तो शीर मतलब कि शीर में क्या है कि एक है, तो शीर को एक भाग माना गया है। तो यहाँ पे कैसा हो गया, अपर एंड लोअर लिम्ब उनको चार भागों में विभाजित किया गया है। एक ट्रंक मतलब कि थोरैक्स और एब्डोमेन को एक पार्ट में, और षष्ठ शीर मतलब 6वां पार्ट जो है उसे हमने शीर बताया है। इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट में कमेंट कर देना। मैंने तो पूरा मतलब जितने हो सके उतने ट्राई किया है आपको समझाने का, फिर भी अगर कुछ हो तो कमेंट कर देना। तो वैसे ही भाव प्रकाश जी के अनुसार उन्होंने शरीर को कितने अंगों में विभाजित किया है। तो जैसे कि हमने देखा आचार्य चरक जी ने भी 6 भागों में शरीर को विभाजित किया है। आचार्य सुश्रुत जी ने भी शरीर को 6 भागों में विभाजित किया है। लेकिन जो भाव प्रकाश जी है ये बोले कि नहीं, शरीर को
8 अंगों में विभाजित करना चाहिए। मतलब कि भाव प्रकाश जी ने 8 अंगों में शरीर को बांटा है। तो वो कैसे, तो उन्होंने बताया 4 शाखाएँ, तो 4 हो गई, एक सिर में, एक ग्रीवा में। जहाँ पे चरक और सुश्रुत जी ने ग्रीवा और सिर के बीच में एक ही बताया था, वहाँ पे भाव प्रकाश जी ने अलग अलग बताया है। तो 4 शाखाओं में, एक सिर में, एक ग्रीवा में, एक मध्य में, मध्य मतलब कि ट्रंक में, एक ट्रंक पार्ट जो है उसमें एक। तो ट्रंक पार्ट में क्या था, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो मतलब मध्य में इन्होंने बस एब्डोमेन माना है, थोरैक्स को अलग माना है, तो थोरैक्स में एक। तो ऐसा हो गया कि इन्होंने ऐसे 8 माने, मतलब जैसे शाखाओं में 4 हो गया, सिर में 1 हो गया, ग्रीवा में 1 हो गया, मध्य में 1 हो गया और थोरैक्स में 1 हो गया। तो यहाँ पे षड्ंग शरीर का भी हो गया। तो इसका क्वेश्चन अभी तक मुझे मिला नहीं है, जैसे ही मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर किसी को ये लेक्चर समझ नहीं आया है तो वो सबसे पहले जाके हमारा जो पार्ट 1 है उसे देख ले। उसके बाद में अगर ना समझ आए तो फिर से कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दूँगा और जो डाउट होगा उसे सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। अगर इतना वीडियो देख ही लिए तो आप सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। थैंक यू।